वॉलेंटियर भाग 2। नोरा 4 मिनट तक वहीं रुकी रही। उसने समय गिना। धुआं लगातार उठ रहा था, जिसका मतलब था कि कोई उस आग की देखभाल कर रहा था। हवा उत्तर पश्चिम दिशा से बह रही थी, जिसका मतलब था कि आग का स्रोत उस जगह से कहीं ज़्यादा नज़दीक था जहाँ से धुएं की गंध आ रही थी। वह खदान की बाढ़ के बारे में सोच रही थी कि क्या वह बाढ़ अभी भी साबुत है और क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है। मुझे बाथरूम जाना है, उसने कहा। गैरेट ने उसकी तरफ देखा। इतनी दूर मत जाना कि तुम्हारी आवाज़ सुनाई न दे। वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। आग छोटी और सावधानी से जलाई गई थी। इसे खदान के दफ्तर के ढहे हुए हिस्से के अंदर पत्थरों के घेरे में जलाया गया था। यह एक ही कमरे का बना था, जिसकी 3 दीवारें अभी भी खड़ी थी, लेकिन छत बहुत पहले ही गिर चुकी थी। आग असली थी, धुआं भी असली था, और आग के पास ही किसी बड़े से कैनवस जैकेट में लिपटा हुआ, जो उसके चारों ओर कंबल की तरह फैली हुई थी, मार्कस बैठा था। वह जाग रहा था। उसने नोरा की ओर ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा बहुत लंबे समय से डरा हुआ हो और अब उस डर से निकलकर किसी शांत और गंभीर स्थिति में पहुंच गया हो। उसकी आंखों में डर के साथ साथ गहरी थकावट भी झलक रही थी। हाय, नोरा ने कहा। हाय, मार्कस ने जवाब दिया। वह झुककर उसके बराबर बैठ गई। उसके घुटनों में दर्द हो रहा था। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? उसने इस सवाल पर इतनी गंभीरता से सोचा जितनी गंभीरता से शायद ही कोई बड़ा सोचता। मेरा पैर ठंडा हो रहा है, उसने कहा। उसने अपना पैर ऊपर उठाया। एक पैर में मोजा था, लेकिन जूता नहीं था। हमें तुम्हारा जूता मिल गया है, उसने कहा, जंगल में पीछे की तरफ। उसने सिर हिलाया। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं किस तरफ गया हूँ। नोरा ने उसकी ओर देखा। वह सिर्फ 9 साल का था। यह तो बहुत समझदारी की बात थी। मेरे दादाजी ने मुझे यह सिखाया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम निशान छोड़ जाते हो। वह रुका। लेकिन मैं खोया नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ। बस अंधेरे में मुझे वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था और मैंने सोचा कि यहीं रहना बेहतर है। तुम्हारे दादाजी सही थे, नोरा ने कहा। रुकना बिल्कुल सही था। वह पहले से ही अपना रेडियो निकाल रही थी। तुम्हारा नाम क्या है हनी? मार्कस। मुझे पता है, मेरा मतलब था, क्या तुम्हारा कोई निकनेम है? कुछ ऐसा जिससे तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाती है? वह लगभग मुस्कुराया। वह मुझे बग कहती है। नोरा ने रेडियो बटन दबाया। गैरेट, मुझे तुम्हें कमांड पोस्ट पर कॉल करना है। उन्हें बताना कि मेरे पास मार्कस है। वह ठीक है। वह गर्म है। उसने आग की तरफ देखा ध्यान से। पत्थरों का एक घेरा। उसकी माँ से कहो कि वह गर्म है। स्थिर। फिर गैरेट की आवाज़ राहत से फटी। फिर से कहो। उसे बताओ कि वह गर्म है, नोरा ने कहा। वह समझ जाएंगी। वे साथ साथ बाहर निकले। उनकी पूरी लाइन मार्कस को ऐसे घेरे हुए थी जैसे वह कोई कीमती चीज़ हो, जो वह था भी। प्रिया रोई। चर्च के भाइयों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई। डेल ने कुछ नहीं कहा, जो उसने पूरे दिन में सबसे अच्छी बात की थी। गैरेट ने लड़के का लाल स्नीकर अपने पैक से निकाला और मार्कस को वापस दे दिया, जिसने बिना पूछे उसे पहन लिया, एक गिरे हुए लट्ठे पर बैठकर, और उसमें दोहरी गांठ बांध दी। उसने खुद आग जलाई, नोरा ने अपनी माँ से कहा जब वे पार्किंग लॉट पहुँचे। नोरा की बात पूरी होने से पहले उसकी माँ उसे पकड़े हुए बजरी में घुटनों के बल बैठी थी। उसने कहा कि उसके दादाजी ने उसे सिखाया था। मार्कस की माँ, जिसका नाम डायने था, ऊपर देखा। उसका चेहरा कुछ उलझा हुआ सा था। मेरे पापा, उसने कहा, वे जुलाई में गुजर गए। मार्कस अपनी माँ के कंधे पर मुंह टिकाए हुए था।
वह थोड़ी देर में ऊपर आया और बोला, दादाजी कहते थे कि हमेशा पत्थरों का एक घेरा बनाओ ताकि वह फैले नहीं, और वापस अंदर चला गया। डायने ने अपने बेटे को देखा, फिर उसने पेड़ों की लाइन को देखा, फिर उसने बहुत धीरे से कहा ताकि मार्कस सुन न ले, वे मेरे पापा से कभी नहीं मिले। मेरे पिता मार्कस के जन्म के पहले ही गुजर गए थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। सूरज ओक के पेड़ों के बीच से ढल रहा था, पार्किंग लॉट पर लंबी परछाइयाँ डाल रहा था। उनके पीछे जंगल में कहीं बिना हवा वाली हवा के पत्ते गिर रहे थे। नोरा ने पत्थरों के एक ध्यान से बने घेरे के बारे में सोचा। उसने उन लोगों के बीच बांटे गए ज्ञान के बारे में सोचा जो कभी मिले नहीं थे। उसने उन चीज़ों के बारे में सोचा जो बच्चे जानते हैं, जिन्हें बड़े भूल गए हैं, और वे चीज़ें जो मरे हुए लोग जानते हैं, जिन्हें वे हमें बताना बंद नहीं कर सकते। उसने इनमें से कुछ भी नहीं कहा। वह सुरक्षित है, उसने कहा, यही मायने रखता है। डायने ने अपने बेटे को पास खींचा और बहस नहीं की। कहानी खत्म होती है। थैंक्स।